जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का फिर से YouTube चैनल क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। बच्चों, इस समय ये जो कोरोना बीमारी है काफ़ी फैली हुई है, तो आप घर पे ही रहें, बाहर ज़्यादा ना निकलें और जब बहुत अर्जेंट काम हो केवल तभी आप बाहर जाएं। और एक बात और बच्चों, अपने हौसलों को डिगने मत देना, पढ़ाई करते रहो उसी जोश और जुनून के साथ, क्योंकि मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए बच्चों, कभी मन से हार ना माने, लगे रहें उसी जोश के साथ जैसे अभी तक आप लगे हुए हैं। और आपका प्यार, आपके लाइक्स और सब्सक्राइब करने से ही हमको दिख जाता है। और ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली दो क्लास आपने देखी होंगी, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ पॉइंट्स सिखाए थे आपको और सेकंड क्लास के अंदर भी मैंने कुछ पॉइंट्स आपको समझाए थे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे ना। उसी पॉइंट्स को मैं शुरुआत की 1-2 मिनट में रिवाइज करना चाहता हूं। देखिए, मैंने यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 7 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट ये है कि नाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि नाउन जब सेंटेंस में आएगा तो या तो बनेगा सब्जेक्ट या बनेगा ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट हमारे पास कि नाउन ही वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जिसका सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है। नाउन के अलावा कभी एडजेक्टिव, एडवर्ब या किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा क्या आता है बच्चों, नाउन। वेरी गुड, बोलते जाइए मेरे साथ और अपनी नोटबुक निकाल लो सभी और लिखना शुरू कर दो जो भी मैं आज मैटर आपको पढ़ा रहा हूं। थर्ड पॉइंट के अंदर बच्चों, वर्ड में मैंने आपको समझाया था कि डिटर्मिनर और प्रीपोजिशंस कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद हमेशा क्या आता है बच्चों, नाउन आता है। तो नाउन को पहचानने का लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत शानदार आपको फॉर्मूला, एक ट्रिक सिखाई थी जो शायद आपने पहली बार पढ़ी होगी। और ट्रिक ये थी कि डिटर्मिनर और प्रीपोजिशंस के बाद क्या आता है, हमेशा नाउन आता है। और कल ये भी बताया था कि किस तरह से आता है। अगर कोई बच्चा आज की वीडियो देख रहा है और पिछली वीडियो उसने नहीं देखी है तो शायद हो सकता है उसको ये पॉइंट समझ में नहीं आए अभी। तो मैं चाहता हूं कि वो बच्चा पहले मेरी फर्स्ट और सेकेंड वीडियो दोनों को देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखे तो ये थर्ड वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आते हैं। मैंने आपको समझाया था कि जब आप नाउन ढूंढ लोगे, नाउन से पहले अगर कोई वर्ड लगा है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। शानदार, वेरी गुड। मैंने एक पॉइंट और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि वर्ड में कुछ इस प्रकार से एंडिंग हो जाती है कि वो एक नाउन बन जाता है। मैंने पिछली क्लास में इसको एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आज की क्लास में ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों, बने रहे मेरे साथ। नंबर 6 पॉइंट हमारा ये था जो मैंने कल समझाया था आपको कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब और मुख्य वर्ब के बीच में क्या आता है, एडवर्ब आता है। क्या आता है, एडवर्ब। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में बच्चों हमेशा एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखो। 7th पॉइंट बच्चों, आज हम 7th पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। एक तो 7th पॉइंट पढ़ेंगे हम और इस पॉइंट दोनों को आज डिस्कस करेंगे अच्छे से। मैंने यहां पे लिखा है नाउन और तीर का निशान लगा के लिख दिया जिरेंड। हो सकता है ये जिरेंड वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया हो, लेकिन बच्चों यकीन मानिए मैं आपको आज ऐसा पढ़ाऊंगा कि जिरेंड आपको कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे कि जिंदगी की जिरेंड क्या चीज है ना। बच्चों, मैंने एक सेंटेंस लिखा है और इस सेंटेंस से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और बच्चों लिखते रहिए और कुछ भी समझ में नहीं आए बच्चों, आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पे अपने डाउट मुझे भेज सकते हैं या मेरी फेसबुक आईडी पे जाकर भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं ना। इस सेंटेंस के सामने मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस का मीनिंग भी समझाऊंगा। सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। हर स्माइलिंग एंड ब्लशिंग increases my heart beats। इस सेंटेंस का मतलब क्या है अभी समझा देता हूं। उसका मुस्कुराना और उसका शर्माना, उसका मुस्कुराना और उसका शर्माना बढ़ा देता है मेरे दिल की धड़कन ना। बच्चों, ये सेंटेंस केवल आपको समझाने के लिए है, इसको अदरवाइज बिल्कुल मत लेना है।
उसका मुस्कुराना और उसका शर्माना मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देता है। ना इस सेंटेंस के अंदर मैं आज आपको फिर से नाउन का ही एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं और वो उस कॉन्सेप्ट का नाम है जेरेंड। क्या आप इस सेंटेंस में नाउन ढूंढ के बता सकते हैं मुझे? चलो शुरू करते हैं। आइए, पिछली क्लास में मैंने आपको नाउन ढूंढना सिखाया था कि डिटरमिनर और प्रीपोजिशन की मदद से हम क्या ढूंढ सकते हैं? नाउन। क्या आपको यहां पर डिटरमिनर नजर आ रहा है? जिन बच्चों ने पिछली क्लास ली और उन्होंने लिखा उनको पता चल गया होगा कि जो हर है वो एक डिटरमिनर है और इस डिटरमिनर के बाद क्या है? स्माइलिंग। ना आपको पता है कि डिटरमिनर के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। अभी पता लगाएंगे कि नाउन कहां है। डिटरमिनर तो आ गया, नाउन भी आने वाली है, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। स्माइलिंग एंड ब्लशिंग और उसके बाद में लिखा है इंक्रीजेस। बच्चों ये जो इंक्रीजेस है ये वर्ब है, इट्स अ वर्ब। और कल मैंने समझाया था कि डिटरमिनर और वर्ब के बीच में एक शब्द हो तो वही नाउन, दो हो तो दूसरा नाउन, तीन शब्द हो तो तीसरा नाउन होता है। अब यहां पर बच्चों कितने शब्द हमारे पास? एक, दो, तीन। तो एक तीसरा शब्द क्या हुआ? नाउन हुआ। अभी अब जरा रुको जरा, अभी समझाते हैं कि नाउन इस ब्लशिंग से पहले जो वर्ड है एंड, सर ये क्या है? ये तो हमें समझाइए ना। एंड क्या है? कुछ बच्चे शायद सोच रहे होंगे कि कल सर ने सिखाया था कि नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। और आज भी लिखा है वो पॉइंट, नाउन से पहले आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है और उसका प्लूरल नहीं बनता है ना। बच्चों ध्यान से देखिए, जो एंड है ये एडजेक्टिव नहीं है, बिल्कुल नई चीज है आपके लिए कि सर नाउन से पहले कल तो पढ़ाया था आपने, पिछली क्लास में तो पढ़ाया था कि ये एक एडजेक्टिव होता है और आज आप बता रहे हैं कि सर ये तो एडजेक्टिव नहीं है। मैं बताता हूं बच्चों एंड क्या है। एंड एक कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि कंजंक्शंस क्या है ताकि हमें ये पूरा सेंटेंस अच्छे समझ में आए। कंजंक्शन उन शब्दों को कहते हैं, लिख लीजिए आप अच्छे से, कंजंक्शन उन शब्दों को कहते हैं जो अन्य शब्दों को जोड़ते हैं। इस कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक। क्या कहते हैं? संयोजक। नाउ एंड एक ऐसा कंजंक्शन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जिसके पहले और बाद में वर्ड आते हैं और वो उन वर्ड को क्या करता है? जोड़ता है। दोनों वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है एंड। और जब भी किसी शब्द को एंड जोड़ेगा तो उनका सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, यानी उनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हमेशा सेम रहता है जब भी एंड शब्दों को जोड़ने का काम करेगा। देखिए ध्यान से कि अगर एंड से पहले वाला वर्ड नाउन हुआ तो एंड के बाद वाला भी क्या होगा? नाउन। वेरी गुड, शाबाश। और एंड से पहले आने वाला वर्ड वर्ब होगा तो बाद वाला भी वर्ब होगा, शाबाश। एंड से पहले वाला एडजेक्टिव तो बाद वाला भी एडजेक्टिव, वेरी गुड। और अगर एंड से पहले आने वाला वर्ड एडवर्ब होगा तो बाद वाला भी क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जो एंड होता है ये एक कंजंक्शन है और इस कंजंक्शन की खास बात क्या है कि ये शब्दों को जोड़ता है लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है। यानी अगर एक तरफ नाउन है तो दूसरी तरफ भी क्या होनी चाहिए? नाउन ही। और अगर एक तरफ वर्ब है तो दूसरी तरफ भी वर्ब, यानी हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करने का काम करता है ये। इसीलिए अगर आपने तीसरे शब्द को नाउन माना तो ध्यान से देखिए, एंड से पहले क्या लिखा है? स्माइलिंग, और यहां पे भी ब्लशिंग। यानी एंड जो है वो इन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है कि उसका मुस्कुराना और उसका शर्माना मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देता है। तो यहां पर अगर ये नाउन है तो ये भी क्या हुई? ये भी नाउन हुई, क्योंकि एंड हमेशा सेम वैल्यू वाले वर्ड्स को जोड़ता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करने का काम करता है ना। ये नाउन, ये भी नाउन, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों? डिटरमिनर। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में, ये हो गए हमारे पास वर्ब। माई क्या है ये बताओ, क्या है माई? माई एक डिटरमिनर। वेरी गुड, कल पढ़ाया था मैंने आपको, पिछली क्लास में पढ़ाया था कि माई एक डिटरमिनर होता है।
ये डिटरमिनर, और डिटरमिनर के बाद क्या आता है? डिटरमिनर के बाद नाउन आता है। सर आगे आपको फुल स्टॉप दिख रही है क्या? यहां पर आपको फुल स्टॉप नजर आ रहा है? तो फुल स्टॉप से पहले यहां पर आपको दिख रहा है हार्ट बीट्स। ना जो हार्ट बीट्स वर्ड है ये नाउन है। सर यहां तो दो वर्ड है, तो बीट्स नाउन हुआ, हार्ट नहीं। बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पे बीच में हाइफन है। क्या ये हाइफन? जब भी दो शब्दों के बीच में हम कोई हाइफन लगाते हैं, जब भी दो शब्दों के बीच में हाइफन आता है तो वो दो शब्द नहीं, वो एक शब्द ही कहलाएगा। कितने शब्द? केवल एक ही कहलाता है। तो हार्ट और बीट्स दोनों एक ही हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा क्या होगा? नाउन होगा। यहां पर इस सेंटेंस में हमारे पास तीन नाउन है। पहली नाउन स्माइलिंग, दूसरी ब्लशिंग और तीसरा हार्ट बीट्स। यहां पर एंड एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन एक ऐसा कंजंक्शन है जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ने का काम करता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रही हो कि सर ये जो नाउन है ये नाउन जैसा तो नहीं लग रहा, सर हमको ये तो वर्ब जैसा लग रहा है। ये भी वर्ब जैसा और ये भी वर्ब जैसा ही लग रहा है, क्योंकि इनमें आईएनजी वाली वर्ब दी हुई है। सर आईएनजी लगा हुआ है। तो बच्चों मैं यही चीज आज आपको अच्छे से समझाऊंगा। और शायद आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी हो तो फर्स्ट वीडियो में मैंने एक सेंटेंस लिखा था लास्ट में। सेंटेंस ये था कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और वहां पे बताया था कि जो स्मोकिंग है वो सब्जेक्ट है और एक नाउन है। यहां पर भी स्माइलिंग और ब्लशिंग दोनों नाउन है, दोनों में आईएनजी वाली वर्ब आ रही है। अब जरा ध्यान से देखिएगा सभी बच्चों, स्माइलिंग और ब्लशिंग ये एक वर्ब है बच्चों। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि ये एक वर्ब है। सभी बच्चों से सहमत हूं कि सर ये एक वर्ब है और इसमें आईएनजी आ रही है, तो आप इसको नाउन कैसे कह रहे हो? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया, बताया था कि मैं आपको वर्ब से नाउन बनाना भी सिखाऊंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो दोबारा देखें। वर्ब से नाउन कैसे बनाते हैं आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। जरा ध्यान से देखिए, स्माइलिंग और ब्लशिंग ये दोनों इस समय सेंटेंस में नाउन है। तो बच्चों ध्यान रखें कि ये दोनों वर्ब हैं। क्या ये सब वर्ब? बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि वर्ब है, पर ये नाउन कैसे बनी? इनकी जो नेचर है, इन दोनों की नेचर वर्ब जैसी ही है, ये काम करेंगी वर्ब जैसा ही, लेकिन इस समय सेंटेंस में इनका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन माना जाएगा, क्योंकि इनका यहां पे डिटरमिनर का प्रयोग स्माइलिंग और ब्लशिंग के लिए हुआ है। और डिटरमिनर का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है? नाउन के लिए। सभी बच्चे बताओ किसके लिए होता है? नाउन के लिए। तो यहां पे स्माइलिंग और ब्लशिंग दोनों नाउन है, दोनों वर्ब है। जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगती है, जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगती है तो वो एक नाउन हो सकती है, वो एक नाउन हो सकती है अगर किसी वर्ब में आईएनजी लगाएं और उसका नाम रख दिया जाता है जेरेंड। बात समझ में आ रही है आपको कि जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगे और वो सेंटेंस में नाउन का काम करे, नाउन का फंक्शन करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं जेरेंड। तो यहां पर स्माइलिंग और जो ब्लशिंग है ये दोनों नाउन हैं और इनका नाम क्या रख देंगे? जेरेंड। अब ये जेरेंड क्या होता है बच्चों? बच्चों जो बड़े लोग हैं जिन्होंने ग्रामर बनाई है उन्होंने ये नाम दिया है, एक ग्रामेटिकल नेम है, एक आईएनजी वाली वर्ब जो नाउन की तरह काम करती है उसको एक नाम दिया गया है जेरेंड का। जेरेंड का काम क्या होता है? जेरेंड एक्चुअली में नाउन ही होता है। क्या होता है? नाउन। और जो काम नाउन करेगा वही काम क्या करेगा? जेरेंड, यानी आईएनजी वाली वर्ब। जैसे अगर नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है तो जेरेंड भी क्या बन सकता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है तो जेरेंड भी हो सकता है। अगर किसी वर्ड के बाद डिटरमिनर या प्रीपोजिशन के बाद नाउन आती है तो उनके बाद में जेरेंड भी आ सकता है। और अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो जेरेंड से पहले भी क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है। तो बच्चों मैं इसको मिटाता हूं, आप सभी इसको नोट कर लें, लिख लें, और अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप डाल दें। मैं इसको मिटा रहा हूं। मैं आपके सामने एक और सेंटेंस लिखता हूं।
और उस सेंटेंस की मदद से इस जिरेंड को और अच्छे से हम समझते हैं। मैंने लिखा डांसिंग हैज बीन द हॉबी ऑफ सपना चौधरी। डांसिंग हैज बीन द हॉबी ऑफ सपना चौधरी सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। सेंटेंस का मीनिंग यह है कि बचपन से ही डांसिंग का मतलब नाचना सपना चौधरी की हॉबी रही है, कि शुरुआत से ही बचपन से ही उसे नाचने का शौक था, इसलिए बड़ी होकर भी बहुत शानदार डांसर बनी है वो। डांसिंग हैज बीन द हॉबी ऑफ सपना चौधरी सिंस चाइल्डहुड ना। आपको इस सेंटेंस में आईएनजी वाली वर्ब नजर आ रही है ना बच्चों, सबको दिख रहा है डांसिंग, वेरी गुड। अब ये जो डांसिंग है इसका पता लगाएंगे कि ये क्या है, ये वर्ब है या फिर एक नाउन है। यहां पर बच्चों डांसिंग के बाद आपको क्या दिख रहा है, हैज और बीन। और मुझे मालूम है आप सभी को पता है कि जो हैज और बीन है ये दोनों इस समय क्या है, वर्ब। और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। क्या आता है बच्चों, सब्जेक्ट। वर्ब से पहले मैंने फर्स्ट जो हमारी क्लास थी, फर्स्ट वीडियो था, उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बड़े अच्छे समझाया था कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहां पे वर्ब है और वर्ब से पहले क्या हमारे पास, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में क्या लिखा है बच्चों, डांसिंग। और सब्जेक्ट में आता क्या है, नाउन। इसका मतलब ये जो डांसिंग है ये क्या हुआ, ये एक नाउन हुआ। और अगर ये नाउन हुआ तो इसको ग्रामेटिकल नाम क्या देंगे, जिरेंड देंगे। यानी जो जिरेंड है वो कैसे बनता है, वेरी गुड, वर्ब से बनता है। वर्ब में क्या लगाते हैं, आईएनजी। और वर्ब में आईएनजी लगाकर उसको कहां रखेंगे जब उसे जिरेंड कहा जाएगा, या तो रखेंगे सब्जेक्ट में या फिर रखेंगे ऑब्जेक्ट में। मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा कि बाबा निराला, बाबा निराला गोज रनिंग एंड वॉकिंग। बाबा निराला गोज रनिंग एंड वॉकिंग का मतलब बाबा निराला जाते हैं दौड़ने और चलने, पैदल चलने, बिफोर गोइंग टू द आश्रम। आश्रम जाने से पहले, बाबा निराला आश्रम जाने से पहले पैदल वॉक करने और दौड़ने जाते हैं। इस सेंटेंस में बच्चों बाबा निराला सबसे पहले लिखे हैं, ठीक है। बाबा निराला सब्जेक्ट है इस समय, और उसके बाद क्या है, वर्ब। ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, और इस वर्ब के बाद एक आईएनजी वाली वर्ब लगी हुई है, और उसके बाद एंड जुड़ा हुआ है और वॉकिंग है। मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किससे बनते हैं, नाउन से। इस वर्ब के बाद क्या लिखा है, रनिंग। तो ये रनिंग क्या हुआ, नाउन, क्योंकि ऑब्जेक्ट में लिखा है। ये नाउन हुआ तो इसको ग्रामेटिकल नाम क्या देंगे हम, जिरेंड। एक बार फिर से सुनो कि वर्ब है और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इस वर्ब के बाद ये एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए मैंने उसको क्या माना है, नाउन। क्योंकि अभी मैंने बताया कि नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है ना। इसके बाद लिखा है बच्चों एंड, और एंड के बाद क्या है, वॉकिंग। और अभी कुछ समय पहले, कुछ मिनट पहले ही मैंने आपको समझाया था कि एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करता है। अगर नाउन है तो दोनों साइड नाउन होनी चाहिए, और अगर वर्ब है तो एंड से पहले भी वर्ब और बाद में भी वर्ब। तो यहां पर अगर एंड से पहले रनिंग को हमने नाउन मान लिया तो वॉकिंग को भी क्या मानेंगे हम, नाउन मानेंगे। इसका मतलब यहां पर रनिंग और वॉकिंग दोनों नाउन हैं। तो बच्चों ये दोनों के दोनों ग्रामेटिकली इनका क्या नाम देंगे, मैं फिर से समझा रहा हूं, जिरेंड कहेंगे। तो जिरेंड क्या होता है, आप सभी नोटबुक में अच्छे से लिख लो। जिरेंड वह वर्ब जिसमें
आईएनजी लगी हो, वह वर्ब जिसमें आईएनजी लगी हो और उसका प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे किया जाए, उसे हम जिरेंड कहते हैं ना। इसी चीज को मैं आपके सामने यहां पर लिख देता हूं, तब तक आप इस वीडियो को पॉज करके जो भी मैंने कुछ लिखा है उसे लिख लें। हो सकता है शायद आप जब मैं समझा रहा था तो आप लिख नहीं पाए, तो अब आप अच्छे से लिख सकते हो। तो जिरेंड क्या होता है? जिरेंड एक नाउन होती है, जिरेंड एक नाउन होती है और किससे बनती है कि जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगाया, जब भी किसी वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं और उसका प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे करते हैं, उसे हम कहते हैं जिरेंड ना। आज का टॉपिक में, आज की क्लास में मैंने आपको जो 7th पॉइंट है कि नाउन जिरेंड, ये समझाया अच्छे से कि जिरेंड कैसे बनता है। और जो पहली क्लास में मैंने आपको लास्ट में जो 2 सेंटेंस लिखे थे और वहां पर जो सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के स्थान पर एक आईएनजी वाली वर्ब लगाई थी मैंने, और वहां पे जो आईएनजी वाली वर्ब थी, मैंने कहा था कि अगली वीडियो में समझाऊंगा, तो आज मैंने यहां पर उस वीडियो को अच्छे से समझा दिया ना। एक बात और बता दूं बच्चों, बहुत से बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर जब वर्ब में आईएनजी लगती है तो सर उसको तो हमने कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा है। कहां पढ़ा है? कंटिन्यूअस टेंस में। तो उसी डाउट को मैं क्लियर कर देता हूं कि कंटिन्यूअस टेंस में जो आपने आईएनजी वाली वर्ब पढ़ी है वो बिल्कुल सही पढ़ी है। एक सेंटेंस मैं यहां पे लिखकर आपको समझा देता हूं, देखिए जरा। मैंने कहा विनोद वाज टॉकिंग टू सुशीला। विनोद वाज टॉकिंग टू सुशीला। इस सेंटेंस में आपको एक आईएनजी वाली वर्ब नजर आ रही है बच्चों, ये रही वो आईएनजी वाली वर्ब। क्या ये जिरेंड है या ये जिरेंड नहीं है? अभी आपको मैं समझा देता हूं बच्चों। यहां पर जो वर्ब है मेरे पास, वॉज टॉकिंग, ये वर्ब है। इसमें वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और वो और टॉकिंग क्या है मेरे पास? मेन वर्ब। तो बच्चों यहां पर जो टॉकिंग है ये मेन वर्ब है, जिरेंड नहीं है। अगर ये जिरेंड होती तो ये कहां पर होती? या तो होती सब्जेक्ट में और या होती कहां? ऑब्जेक्ट में। वेरी गुड। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है वो देख लेते हैं। यहां पे जो विनोद है ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और इसके बाद में आपको दिख रहा है यहां पे टू क्या है बच्चों? टू एक प्रीपोजिशन है। क्या ये? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है। तो यहां पर जो सुशीला है ये नाउन है। इस पूरे सेंटेंस में बच्चों 2 ही नाउन है, एक विनोद और एक सुशीला। टॉकिंग यहां पर नाउन नहीं है। अगर ये नाउन होती तो हम इसको जिरेंड बुलाते, लेकिन ये नाउन नहीं है। हमने सारे तरीके जो अब तक नाउन के सीखे थे उन सभी से देख लिए कि इट इज नॉट अ नाउन। तो नाउन नहीं है तो क्या है? ये वर्ब है। इसको सिंपल हम वर्ब का नाम देंगे। जब भी कोई आईएनजी वाली वर्ब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आएगी तो उसे तो कहेंगे हम जिरेंड, और अगर वो ना तो सब्जेक्ट में है और ना ही वो ऑब्जेक्ट में है तो उसे सिंपल वर्ब कहा जाता है। ये बच्चों सीख लीजिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगी तो जिरेंड कहेंगे, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं है तो उसे सिर्फ वर्ब कहा जाएगा। ना यहां पर जो टॉकिंग है ये सिंपल वर्ब है ना। अब आपको एक सेंटेंस और देता हूं जहां पर टॉकिंग को मैं एज अ सब्जेक्ट यूज करूंगा, एज अ जिरेंड यूज करूंगा। देखिए जरा, टॉकिंग इज माई फेवरेट हॉबी। टॉकिंग इज माई फेवरेट हॉबी। बातचीत करना मेरा सबसे पसंदीदा शौक है या हॉबी है। तो यहां पर बच्चों टॉकिंग लिखा है सबसे पहले, और आपको पता है सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद क्या? बोलो सभी, वर्ब आती है। तो ये मेरे पास वर्ब रही, और इस वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में मुझे क्या दिख रही है? एक आईएनजी वाली वर्ब नजर आ रही है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई आईएनजी वाली वर्ब कहां आएगी? सब्जेक्ट में या फिर ऑब्जेक्ट में, तो उसे नाउन मानेंगे, और ग्रामेटिकल उसका नाम क्या होगा?
ग्रामेटिकल उसका नाम होगा जिरेंड। तो ये जिरेंड है, और यहां पर ये जो टॉकिंग है ये जिरेंड नहीं, ये सिंपल एक वर्ब होगी। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे इसको यहां से लिखना शुरू करें। आई होप आप सभी ने सारा कुछ नोट्स सब कुछ लिख लिया होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये जो 7 पॉइंट था मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और अब ध्यान से सुनिए, लिखना बंद कर दो। अब हम जो हमारा जो पॉइंट जो पिछली क्लास में छूट गया था, यानी 5th पॉइंट, वर्ड की एंडिंग, यानी वर्ड में ऐसा क्या आ जाए एंड के अंदर जिससे वो नाउन बन जाता है। अब इस बात को हम यहां समझेंगे बच्चों। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया हो, और अब जब मैं बोर्ड पर लिखूं तो उनको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ध्यान से देखिए, यहां पर वर्ड का एंडिंग का मतलब क्या है। वर्ड में एंडिंग का मतलब यह है कि किसी वर्ड में एक विशेष प्रकार का सफिक्स लग जाए। सफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यय। शाबाश, सफिक्स को क्या कहते हैं? प्रत्यय। आपने बच्चों हिंदी ग्रामर में जरूर प्रत्यय पढ़ा होगा। प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर या तो उसे संज्ञा बनाते हैं, या उसे विशेषण बनाते हैं, या क्रिया विशेषण। ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश में जब किसी शब्द के अंत में कोई प्रत्यय लगता है तो या तो उसे नाउन कहेंगे, या एडजेक्टिव कहेंगे, या एडवर्ब कहेंगे। आज मैं आपको ऐसे सफिक्स सिखाने वाला हूं जिनको एंड में लगाने पर क्या बनता है? नाउन बनता है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ऐसे कौन कौन से सफिक्स हैं। जब सबसे पहला सफिक्स ले रहा हूं और वो है MENT। जब भी किसी शब्द के अंत में आप MENT को देखें, क्या देखें? MENT, पेमेंट, तो वो एक नाउन हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा इस लैंग्वेज को जो मैं बोल रहा हूं अब, कि जब किसी शब्द के अंत में MENT हो तो वो एक नाउन हो सकता है। होगा हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, पर वो नाउन हो सकता है। ध्यान रखिएगा। एक और वर्ड में लिखता हूं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। अगला सफिक्स लिख रहा हूं सेकंड नंबर पे ANCE। अगर किसी शब्द के अंत में ANCE दिखाई दे, जैसे मैंने लिखा रोमांस, रोमांस के एंड में ANCE आ रहा है, इट्स अ नाउन, ये एक नाउन हो सकता है। एक और वर्ड लिखा मैंने चांस। साथ साथ लिखते जाओ बच्चों, एक नोटबुक निकाल लो और जिसमें आपने पहले लिखा था बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखते जाइए। आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो। अगला सफिक्स लिखता हूं ENCE। ENCE से कौन से वर्ड बनेंगे? पहले लिखा मैंने डिफरेंस। क्या लिखा बच्चों? डिफरेंस लिखा। और फिर लिखा मैंने इंसिस्टेंस। डिफरेंस का मतलब आपको मालूम होगा। इंसिस्टेंस का मतलब समझा देता हूं, आग्रह। इंसिस्टेंस का अर्थ होता है आग्रह। लिख लें इस सभी को आप। अगर कोई वर्ड ऐसा होगा जिसकी मीनिंग आपको नहीं आएगी, वो मुझे पहले ही ऑलरेडी पता चल जाएगा, डोंट वरी। मुझे इतने वर्षों का अनुभव हो चुका है कि मैं बता सकता हूं बच्चों को किस वर्ड का मीनिंग आता है और किस वर्ड का मीनिंग नहीं आता। तो इंसिस्टेंस का आपको मीनिंग नहीं आता होगा तो लिख लें। डिफरेंस का आपको पता होगा, रोमांस तो आपको पता ही होगा, और चांस भी पता होगा, और मैनेजमेंट और पेमेंट भी। अगला सफिक्स लिखता हूं बच्चों ITY। अगर किसी शब्द के अंत में ITY आता है, जैसे एबिलिटी, तो ये क्या हुआ? नाउन हुआ। क्रिएटिविटी, तो ये क्या हुआ? ये नाउन हुआ। नंबर 5 DOM, डॉम कहीं पढ़ा है? किसी शब्द के अंत में आता है? बिल्कुल सही, फ्रीडम। कुछ बच्चों ने शायद कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया होगा कि सर फ्रीडम और किंगडम। नंबर 6 पे प्यारे बच्चों बताओ, डम के, फ्रीडम और किंगडम के अलावा कुछ और भी हो सकता है क्या? सोचकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे कर आप बताइए। यहां पे मैंने लिखा हुड।
नाउ अभी मैंने आपको हुड सफिक्स पढ़ा रहा हूं, उसका ऑलरेडी मैंने आपको शब्द लिख दिया। यहाँ पर हुड किस वर्ड के एंड में आता है? शाबाश, आपको पहले से ही आंसर पता चल गया, चाइल्डहुड। और बताइए ब्रदरहुड। अब ब्रदरहुड का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा। क्या होता है बच्चों? भाईचारा। लिख लो। अगर और कोई भी शब्द आपको हुड वाला आता है, MENT वाला, ANC, ENC, IT वाला, DOM वाला, और मैंने यहां पे नहीं लिखा है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। मैं सारे कमेंट चेक कर लूंगा, मुझे बताइएगा कौन कौन से हैं। लिखते जाओ बच्चों सब। नेक्स्ट सफिक्स लिखता हूं बच्चों, LOGY, लॉजी। लॉजी से रिलेटेड बायोलॉजी। ठीक है, क्या लिखा मैंने? बायोलॉजी। और ऐसे बहुत सारे साइंस की स्ट्रीम्स हैं जिनके एंड में लॉजी आता है। मैं यहां पर उसको मिटाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें। आई होप आप सभी बच्चों ने लिख लिया होगा, और सभी बच्चे लिख चुके हैं। अभी कुछ सफिक्स मैंने पढ़ाए हैं, लेकिन अभी और भी कुछ सफिक्स हैं, जरा ध्यान से देखिए। मैंने लिखा ACY और CY। चलिए, ACY और CY कौन से शब्दों के एंड में आएंगे? सबसे पहले ACY बता रहा हूं मैं, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, सॉरी स्पेलिंग ठीक कर देता हूं, एक्यूरेसी। नाउ एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता, कि कोई चीज बिल्कुल सटीक रूप से हो रही है, उसको कहते हैं एक्यूरेसी। अगला वर्ड CY वाला लिखता हूं मैं, एजेंसी। नाउ आप ऐसे ही एक और कुछ और वर्ड सोचिए जिनके एंड में CY आता है। नेक्स्ट सफिक्स लेते हैं यहां पर। अगला सफिक्स है SION। मैं लिखता हूं उसमें, किस वर्ड में आता है? टेंशन। और बताओ, टेंशन नहीं लेना बच्चों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। वर्ड लिख दिया, पर टेंशन नहीं लेना, पढ़ते रहो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछते रहो। इस लॉकडाउन के दौरान हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो जोश और हौसला है उसे खत्म नहीं होने दें, उसको बनाए रखें। आपके एग्जाम, आप हर एग्जाम में बैठो, जिस एग्जाम में बैठो उस एग्जाम को फाड़ के बाहर निकलो ना। यहां पर बच्चों टेंशन और भी कुछ हो सकता है क्या? सोचो जरा, बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ। सर, परमिशन के अलावा कुछ और भी वर्ड होंगे। मैंने लिखा TION। TION किस किस वर्ड के एंड में आएगा? नेशन और मोशन। नेशन और मोशन अगला वर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड में लिखा मैंने EE। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बच्चों जिनके एंड में EE आता है, वो भी नाउन होते हैं। जैसे मैं लिखा एम्प्लॉई और ट्रेनी। ना, ट्रेनी के एंड में भी क्या आता है? EE, तो ये भी नाउन है। ये सब नाउन है। ये वो वर्ड है, ये वो सफिक्स हैं जो किसी शब्द के अंत में आएंगे तो उन शब्दों को हम क्या बोल सकते हैं? नाउन कह सकते हैं। लिखते रहो प्यारे बच्चों, और आगे बताऊंगा आपको मैं। EE, एम्प्लॉई, ट्रेनी, कमेंट बॉक्स में डालते रहो। और भी कोई वर्ड आपको याद आता है या कुछ पूछना मुझसे कि क्या ये नाउन हो सकता है सर, इसके एंड में ये आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नाउन ये हो सकते हैं, होते नहीं। कभी कभी कुछ और भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। ये सब कुछ डिपेंड करता है वाक्य के ऊपर। तो अगर आपको कोई वर्ड आए और डाउट हो उसमें, तो मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लें आप। अगला लिखते हैं बच्चों, कभी कभी किसी वर्ड के एंड में OR या ER भी आता है। जैसे मैंने लिखा एक्टर, जैसे मैंने लिखा एम्प्लॉयर। अगला IST या ISM किसी शब्द के अंत में आए। जैसे मैंने लिखा डेंटिस्ट। क्या लिखा बच्चों? डेंटिस्ट। इसके एंड में IST आ रहा है, ये नाउन है, नाउन हो सकता है ये डेंटिस्ट। और अगला वर्ड है ISM, तो टेररिज्म। टेररिज्म के एंड में देखिए क्या आ रहा है? ISM, और डेंटिस्ट के एंड में IST। ना बच्चों, सफिक्स जब भी ये सफिक्स ACY, CY, SION, TION, EE जब भी ये किसी शब्द के एंड में आएंगे तो उसे क्या बना देंगे? उसे नाउन बना देंगे। और आप 100% श्योर कब होंगे कि वो नाउन है? जब वो नाउन के स्थान पे लिखा हो। नाउन पहचानोगे कैसे?
नाउन डिटरमिनर और प्रीपोजिशन या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आती है। ये सारी क्वालिटीज नाउन के ऊपर। ना बच्चों, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और मुझे उस सेंटेंस में बताना कि नाउन कहां है। मैंने लिखा व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोमांस एंड लव। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है और इस सेंटेंस में कुछ वर्ड है और उन वर्डों में से उन वर्ड्स में से कुछ वर्ड नाउन है। ढूंढ के देखते हैं अभी कौन कौन से। सफिक्स के माध्यम से ढूंढेंगे अब डिटरमिनर या प्रीपोजिशन की मदद से नहीं। किसकी मदद से? सफिक्स। देखिए जरा, डिफरेंस के एंड में क्या आ रहा है बच्चों? ENC, और यहां पे रोमांस लिखा है ANCE। मैंने पता लगाया कि ये दोनों नाउन हो सकती हैं। मैं श्योर कैसे हो जाऊं, 100% श्योर कैसे हूं कि ये दोनों नाउन ही है? यहां पे मैंने देखा क्या है बच्चों? डिटरमाइनर, और इस डिटरमाइनर के बाद क्या है आगे? प्रीपोजिशन है। क्या है बच्चों? प्रीपोजिशन। और मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि डिटरमाइनर और प्रीपोजिशन के बीच में अगर एक ही वर्ड हो तो वो क्या होगा? वो नाउन होगा। तो ये एक नाउन है। हमने इसको दो तरह से पहचाना। पहला सफिक्स के माध्यम से और दूसरा जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था डिटरमिनर और प्रीपोजिशन की मदद से। इसके बाद बच्चों एंड लिखा है और लव लिखा है। अगर ये नाउन है क्योंकि ये बिटवीन प्रीपोजिशन के बाद लिखा है और आगे फुल स्टॉप है। बिटवीन प्रीपोजिशन है और आगे फुल स्टॉप है। बीच में कितने शब्द हुए? बीच में कितने शब्द हुए? 3। तीसरा क्या होगा? नाउन होगा। उससे पहले एंड दिख रहा है आपको, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि एंड की क्वालिटी क्या होती है? एंड की क्वालिटी होती है कि एंड हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। अगर उससे पहले वाला नाउन है तो मतलब उसके बाद वाला नाउन है तो पहले वाला भी क्या होगा? ये नाउन होगा। इस पूरे सेंटेंस में कितनी नाउन हुई? 3 नाउन हुई। और नाउन का फंक्शन क्या होता है? नाउन या तो बनेगा सब्जेक्ट या बनेगा ऑब्जेक्ट। जरा पता लगाइए कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। कमेंट बॉक्स में डालिए कि डिफरेंस क्या है और रोमांस क्या है और लव क्या है ना। अब मैं आपको बता दूं कि इन तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बिटवीन प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाली नाउन क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। क्या होती है? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बताया मैंने कि प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आता है और नाउन या तो बनेगा सब्जेक्ट या बनेगा ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाली नाउन क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। तो हम यहां पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। और अब यहां पे देखिए कि इस एंड को लिखा है हमने। क्या लिखा है यहां पर? एंड। और एंड थोड़ी देर पहले बताया था कि एंड हमेशा उन शब्दों को जोड़ता है जिनका पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होता है। तो यहां पे रोमांस नाउन है तो इसका लव भी क्या हुआ? नाउन हुआ। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो वहां पे मैंने नाउन की डेफिनेशन को समझाया था कि नाउन इज अ नेम ऑफ एन आइडिया। वहां पे आइडिया लिखा था। तो ये लव मैंने वहां पर एक एग्जाम्पल लिखा था वहां पर। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस एग्जाम्पल को यहां पे उतार लें और मैं आपको अब एक एग्जाम्पल देता हूं, एक सेंटेंस देता हूं और आप सभी के लिए वो एक तरह से क्या है? होमवर्क है। आप उसको पढ़ें, समझें कि उसके अंदर नाउन कहां है और उसके अंदर मैं एक एरर भी डालने वाला हूं। क्या डालने वाला हूं बच्चों? एरर ना। जो ध्यान से देखिए, सेंटेंस लिखता हूं, एन ओल्ड lady in our neighborhood, an old lady in our neighborhood told ghosts stories to the kids of our locality। इस सेंटेंस में बच्चों एक एरर है। आपका सिर्फ इतना सा काम है, इस सेंटेंस में आई हुई नाउन को पहचानो और वो नाउन सब्जेक्ट का काम कर रही है या फिर ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और वो नाउन सिंगुलर है या वो नाउन प्लूरल है।
और अगर उस नाउन से पहले कोई वर्ड है तो क्या वो वर्ड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बारे में क्या जानते हैं कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। ऐसी ही कुछ मैंने एरर इस सेंटेंस के अंदर डाली है, तो आप सभी बच्चों को बस इतना सा काम है कि इसमें एरर ढूंढिए और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। आपका जो भी आंसर होगा मैं उस कमेंट बॉक्स के अंदर चेक करूंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका आंसर बताऊंगा कि इसमें एरर कहां है, तो सभी बच्चों को पता चल जाएगा कि उन्होंने जो कमेंट बॉक्स में जो आंसर दिया है वो सही है या फिर गलत है। नाउन ढूंढो और नाउन से पहले आने वाले एडजेक्टिव को ढूंढिए। आपको हिंट देके जा रहा हूं बच्चों। आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं बच्चों। आप हमें बहुत ज्यादा प्यार और स्नेह दे रहे हैं, आपके लाइक्स और सब्सक्राइबर्स हमारे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को आप दबाइए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय गाइज।